हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। जनरल साइंस के क्वेश्चन हर एक एग्जाम पूछे जाता है, इसके लिए डीएस गुरुजी ने बहुत ही अनोखा प्रयोग किया है। दोस्तों यहाँ पे हमारे साइट में आपको बहुत सारे जनरल साइंस का प्रश्न जो है एक कैप्सूल के रूप में मिलेंगे। इसमें तमाम प्रकार के प्रश्न जितने भी पूछे जाते हैं, बहुत सारा ये मटेरियल है। आज के दिनों में आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका आंसर आपको खुल जाएगा। आसानी से आप इस चीज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ये है, अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। बहुत आप इनको जाकर एक्सेस कर लीजिएगा। हड्डी टूटने में पुनः कैसे जुड़ती है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको जानने की जिज्ञासा भी हो सकती है। आपको नहीं, आपके छोटे भाइयों को, बहुत से स्टूडेंट को प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। तो जनरल साइंस के तमाम प्रश्न आपसे यहाँ डिस्क्राइब करके से बताया गया है। और दोस्तों आज से हम जनरल साइंस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस 10 मिनट का लेक्चर होगा। 10 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जिस प्रकार से हम अदर क्वेश्चंस करवाते हैं उसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आपके यहाँ पे समझाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और आप डेली इस लेक्चर को लेना चाहें तो ले सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इस लेक्चर का ये होगा, आपका 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन तैयार होंगे। डेली अगर आप 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो सोचिए एग्जाम में कितना फायदा आपको मिलेगा। हर एक एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, डिस्क्राइब भी मैं करके आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का जनरल साइंस। ये पहला लेक्चर है जनरल साइंस का, प्रैक्टिस टेस्ट है पहला। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों पर्यावरण में क्या होता है, वायुमंडल, वायु आती है, जल आता है और स्थल आता है। तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी चीजें यहाँ पे पूछी गई है। पहला प्रश्न अपना हुआ। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। बहुत जल्दी जल्दी अपनी चीजों को करेंगे। जो चीज समझने की उसमें टाइम देंगे, जो चीज समझने की नहीं होगी उसको जल्दी करेंगे, क्योंकि क्या हमारे पास भी समय कम है, आपके पास समय कम है। मात्र 10 मिनट से ज्यादा हम इसमें लेना नहीं चाहते आपके। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकलता है। दोस्तों बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकलता है, आपको पता होगा। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉर्मूला Al होता है, आपको पता होगा। जो इसको ये सिंबल इसको हम कहते हैं। आगे मैं बात करूँ, तीसरा नंबर का प्रश्न अपने पास है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है। दोस्तों ग्रह और उपग्रह दो प्रकार की चीजें होती है। जिस पर ग्रह होता है जहां पर हम रहते हैं, पृथ्वी एक ग्रह ही है, और बाकी ग्रह जो है उनमें हम नहीं रहते, मानव की उसमें विद्यमानता नहीं है। तो इस प्रकार से कौन सा ग्रह नहीं है। दोस्तों पृथ्वी ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है, सूर्य एक आग का गोला है जिसमें दो हीलियम के नाभिक जो है मिलते हैं। हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है, He। जब दो हीलियम के नाभिक आपस में मिलते हैं तो ये स्टेट को अपन क्या कहते हैं, वो डीपली क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। आगे प्रश्न यहाँ पे बनता है, चौथा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पानी शुद्धतम रूप है। यानी पानी का शुद्धतम रूप कौन सा। दोस्तों वर्षा का पानी एकदम शुद्ध पानी होता है। कारण यह है उसमें बिल्कुल जो होता है H2O पाया जाता है। अब आप कहेंगे जब वर्षा का पानी शुद्ध है तो उसको पिया क्यों नहीं जाता। दोस्तों जब बरसात का पानी आसमान से नीचे आता है तो आसमान से नीचे आते हुए उसमें अशुद्धियां मिल जाती है, लेकिन जब बरसात का पानी बनता है तो वो शुद्ध होता है, और जब नीचे आता है तो वो कुछ अशुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको पिया जा सकता है, इतना गंदा नहीं होता। जब क्या होता है कि आपके कहीं आप स्टोर करते हो, आपकी छत में या कहीं से नाली में होकर वो गिरता है, तब वो गंदा दिखता है, जबकि बरसात का पानी इतना गंदा नहीं होता। बरसात के पानी को अपन डिस्टिल वाटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर आप जानते हो बैटरी में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न अपना है, तारे का रंग किसका सूचक है। दोस्तों तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। जहां भी रंग निकलता है, जो जहां भी आपके प्रतिदीप्ति या चमक निकलती है, वो ताप का ही सूचक होती है। आपने देखा होगा आपका बल्ब होता है, बल्ब में से क्या निकलता है, बल्ब में से आपकी किरणें निकलती। क्यों निकलती, क्योंकि वो गर्म होता है। कौन सा, फिलामेंट होता है। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन अगर गर्म होता है तो क्या होता है, उससे लाइट्स निकलती है। सारे कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊंगा। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बनेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करने में कंसेप्ट छोड़ देंगे, पूरे कंसेप्ट लेंगे। अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइज कहलाती है। दोस्तों एक क्रिया है, लोहे पर जिंक की परत जो अपन चढ़ाते हैं उसे हम गैल्वेनाइज कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनाइज क्रिया इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद करना है लोहे पर जिंक की। लोहा का फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है ना, आपको पता होना चाहिए ये बात। सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है। दोस्तों तापीय प्रभाव जो होता है वो होता है सूर्य से। एक तो पराबैंगनी किरणें भी आती है, लेकिन पराबैंगनी किरणें जो होती है वो कौन सी परत होती है जिससे रुक जाती, वो ये होती है O3। O3 क्या होती है, अपनी ओजोन परत से रुक जाती है। और एक अपनी इंफ्रारेड किरणें होती है सूर्य की, जिसमें तापीय प्रभाव होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड किरणें। अगला प्रश्न यहाँ पे मैं लूँ, अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुचालक है। दोस्तों कुचालक, सुचालक और अर्धचालक, तीन प्रकार के मटेरियल अपने पास होते हैं। कुचालक में क्या होता है, कुछ भी प्रवाह नहीं होता है करंट का। सुचालक में करंट का प्रवाह होता है। और अर्धचालक जो होता है उसमें थोड़ा सा ताप देने पर सेमीकंडक्टर से कहा जाता है करंट का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कुचालक, सुचालक और अर्धचालक में अंतर। चांदी जो है, चांदी में करंट आता है, एल्यूमिनियम में भी करंट आता है। आपने एल्यूमिनियम का तार तो बहुत देखे हैं। ग्रेफाइट में भी करंट आता है। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, आपको पता होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इस वजह से उसमें करंट आता है। तो यहाँ पर जो आपका
आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। हीरा पूर्ण रूप से कुचालक होता है। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रे बनाई जाती है? दोस्तों आपने देखा होगा जो आपका खाने पीने की चीजें होती है उनको सिल्वर कलर से वो पैक किया जाता है। जैसे आप पोहे पैक करा के लाओ, आप समोसा वड़ा पाव जो भी पैक करा के लाते हो, बर्गर वगैरह, उसको किस में होती है? वो किचन पेपर उसे बोलते हैं एक तरीके से। तो वो बनी होती है एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, वो एल्यूमिनियम की फॉइल उसको बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, निम्न में से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता? दोस्तों शीशा जो है वो जैविक रूप से कभी नष्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जिंदा रहता है। शीशा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शीशा को हम ग्लास भी कहते हैं, कांच जो होता है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु है धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? दोस्तों अल्किनो एक ऐसी धातु है जिसे चुंबक बनाया जाता है। अल्किनो इसका सही नाम है। बेसिकली हम जब लोहे पर चुंबक को रगड़ते हैं तो उसमें क्या आता है? चुंबक बन जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो वो आकर्षित करने लगता है। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? विनाश मेरे मुंह से निकल गया था, क्योंकि आजकल विकास कम विनाश ज्यादा हो रहा है देश में, इस वजह से हो जाता है कभी। दोस्तों मानव शरीर का विकास करना है तो उसको क्या चाहिए? विटामिन तो चाहिए ही चाहिए। विटामिन नहीं मिलेगा तो वो विकास नहीं कर पाएगा। अगर मान लो वसा, वसा क्या होता है? वसा होता है आपका फैट। जब आप मोटे होते हैं ना तो आपके शरीर में वसा बढ़ जाती है। तो वसा बढ़ गया, अगर कोई आदमी मोटा हो गया तो वो भी विकास थोड़ी हो रहा है उसका, वो तो उसका आयतन बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है। तो वसा से भी नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट से भी फायदा तो मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे तो अपन मर जाएंगे, लेकिन इतना फायदा नहीं होता। प्रोटीन भी अच्छा है, फायदा मिलता है, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चीज अपन को चाहिए वो है विटामिन। तो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है अपने पास विटामिन। इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है कई बार, क्योंकि सारी चीजें जरूरी तो सारी चीजें ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्यंत आवश्यक पूछा गया वहाँ पे। बैटरी में किस तरह की ऊर्जा का प्रवर्तन होता है? दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दोस्तों बहुत सारी ऊर्जा का कन्वर्जन आपने देखा, ऊर्जा को न खत्म किया जा सकता है, न नष्ट किया जाता है, न बनाया जा सकता। ऊर्जा एक फॉर्म में होती। इसका फॉर्मूला दिया था अपने, कौन है? आइंस्टीन बाबा। आइंस्टीन बाबा ने कहते हैं, बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं, आइंस्टीन नाम है उनका। उन्होंने दिया था E बराबर mc²। यहाँ पे C जो है वेग है और m जो है द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं ऊर्जा जो है, जैसे मान लो आपने एक मंदिर का घंटा होता है ना, मंदिर का ये घंटा है, मान लीजिए एक डायग्राम बना के बता, ये घंटा है मंदिर का, आपने इसको बजाया तो ये क्या स्थिर है, जैसे गतिज ऊर्जा से यहाँ आवाज आएगी टन की, उससे घंटे की आवाज आती है। क्यों आती है? कि ये स्थितिज ऊर्जा इसकी थी, आपने इसको काइनेटिक ऊर्जा दी, तो इसकी आवाज जो काइनेटिक ऊर्जा जो चेंज होगी किसमें? वो चेंज होगी आपकी उसमें क्या बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा में। तो इसी प्रकार से रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसमें क्या भरा होता है? बैटरी में क्या होता है दोस्तों? बैटरी में होता है लिथार्ज। लिथार्ज होता है, लिथार्ज में रासायनिक फॉर्म में उसमें ऊर्जा भरी रहती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा क्या कहते हैं अपन? विद्युत ऊर्जा। समझ में आ रहा होगा आपको? आ रहा हो तो कमेंट करके लिखिएगा, नहीं आ रहा हो तो भी लिखिएगा, फिर मैं और तरीका अपनाऊंगा। मैं क्या अभी बहुत हाई स्टैंडर्ड मोड में हूँ, कारण क्या है कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ें ये सब। पृथ्वी को कौन से परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? दोस्तों बात किया था ना मैंने, O3 कौन सी है? ओजोन। पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी आपको आना जरूरी है अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला प्रश्न अपना, डेली आपको ये मिलेगा, चिंता मत करो, इसको देखते रहेंगे ना, एक बुक भी करने की जरूरत नहीं है, आप RS IS तक के एग्जाम फाइट कर जाएंगे, लेकिन डेली कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। कंटिन्यू नहीं करते हैं तो आपको पता है कि क्या होता है। अगर रेगुलरली स्कूल नहीं जाते हैं तो आपको फिर दिक्कत होती है, रेगुलरली कोचिंग में जाते तो दिक्कत होती है। तो 10 मिनट का चीज़ है दोस्तों, इतना कोई हार्ड एंड टफ तो है नहीं, आप कर सकते हैं। और डाउनलोड भी कर लीजिए, इसका PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट करके टाइप करवाए हैं, तो ये सब मटेरियल हमारा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा देगा। हम उनमें से नहीं है जो एक वाटरमार्क लगा के आपको PDF दे रहे हैं, उसमें थोड़े से क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमारी कोई शाखा, कोई ब्रांच, कोई कोचिंग नहीं है, हम सारा मटेरियल यूट्यूब पर देंगे आपको और बिल्कुल फ्री में देंगे। अगला प्रश्न अपना है, ऊर्जा का स्रोत के अधिकतम प्रभावी कौन सा है? दोस्तों ऊर्जा का स्रोत है, उसके अधिकतम प्रभावी कौन सा है? दोस्तों पौधे भी ऊर्जा का स्रोत होते हैं, लकड़ी भी होती है, वैसे बेसिकली जलाया जाए तो उसमें से ऊर्जा नहीं निकलती क्या? और पेट्रोलियम भी ऊर्जा का स्रोत होता है। लेकिन एक बात बताओ, पौधे को जलाएंगे तो कम उष्मा निकलते हैं ना अपन को। एक गीले पौधे को जला के देखना, कम निकलेगी। आप लकड़ी को जला के देखना, पौधे से ज़्यादा निकलेगी। पेट्रोलियम को जला के देखोगे, उससे ज़्यादा निकलेगी। लेकिन सूर्य को अगर जला के देखोगे तो सूर्य तो जलता ही रहता है, उसको जला के कैसे देखेंगे भाई? क्योंकि उसमें जला के देखने का मतलब है, यही तो बात है। हीलियम के दो नाभिक होते हैं, He ये दोनों क्या के मिलते हैं, मिलने को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। तो यहाँ से प्लाज्मा स्टेट में होता है, बहुत सारी असंख्य ऊर्जा यहाँ से निकलती है, उसे हम सूर्य का जलना कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए
इनमें से कौन सा गैस प्रभावी है? दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए नाइट्रोजन प्रभावी नहीं है। नाइट्रोजन हम पौधों में जो खाद देते हैं ना, खाद आपने सुना होगा यूरिया, यूरिया में बेसिकली नाइट्रोजन ही होता है। 73% नाइट्रोजन उसके कट्टे के ऊपर लिखा हुआ, कभी देख के पढ़िएगा क्या क्या लिखा होता है कट्टे के ऊपर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रभावी गैस होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें पाया जाता है? दोस्तों ये सब देख रहे हैं ना आप, ये क्या है पहले मैं आपको डीपली बता देता हूँ, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें ध्यान दो आप। ये जो है ये प्रकार हैं, किसके प्रकार है? कोयले के प्रकार हैं। लिग्नाइट, बिटुमनी, पीट, ये सब कोयले के प्रकार है। इसमें से सबसे बढ़िया टाइप का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? ए आंसर इसका एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट क्यों होता है? वाई दिस एंथ्रासाइट? क्योंकि कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा इसके अंदर होती है, तो अच्छा जलता है और अच्छा ये ऊष्मा पैदा करता है। माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है दोस्तों? फास्फोरस का मसाला होता है। फास्फोरस को रगड़ने से उसमें क्या निकलता है? आग निकलती है। आग एक चीज और में से भी निकलती है, आपको पता होता, अपन लिखते हैं ना Na। अब जैसे मैं बोलता जाऊँ ना, आप उसको ध्यान से सुनो, यही चीजें काम आएगी। मैं बोल रहा हूँ उससे प्रश्न बनेंगे। ये लिखे हुए ना, ये तो अपन ने 20 किए, मैंने बोल 20 और ज़्यादा, टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब होता है सोडियम। दिमाग आपका कड़क होना चाहिए। सोडियम, सोडियम को क्या कहते हैं? Na से रिप्रेजेंट करता है ना सोडियम को, पीरियोडिक टेबल में देखा होगा। तो सोडियम को क्या होता है, इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये कई बार प्रश्न बना हुआ है। इसलिए रखते हैं क्योंकि ये सोडियम जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, वायु क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है ना वायु, और Na होता है ये। तो जैसे ऑक्सीजन ये मिलेगा तो ये हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, आग यहाँ से निकलती है। तो सोडियम को जो है केरोसिन रखा जाता है, बाहर रखते हैं तो उसमें आग लग जाती है। एक तो फास्फोरस से आग लगती है, और एक जो है आपके सोडियम को पानी में या हवा में रखने पे आग लग जाती है। उसको केरोसिन के माध्यम से रखते हैं केरोसिन के अंदर। अब फास्फोरस का नाम हमारा, एक कहानी मेरे को और याद आ रही। फास्फोरस को कभी आपने देखा है शमशान में आग लग जाती है अपने आप? क्यों लगती है? इसका कारण यही है, फास्फोरस जो होता है वो अपनी हड्डियों में पाया जाता है। शमशान के अंदर अपनी हड्डियां रहती है, आपको पता होगा ना, इंसान को जलाया जाता है शमशान घाट के अंदर, तो वहां पर अपने आप आग लग जाती है। कारण उसका ये होता है कि हड्डी के अंदर फास्फोरस रहता है, वो अलग फॉर्म में रहता है, लेकिन वो जब मेन फास्फोरस फॉर्म में आ जाता है तो वहां से वो अपने आप ही जलने लग जाता है, क्योंकि फास्फोरस जलने का ही काम करता है। कोई लड़का जलता हो ना आपकी क्लास में सबसे, तो उसका नाम फास्फोरस रख दो डेफिनेटली सही हो जाएगा। एक हॉर्स पावर में कितने वोट? यहाँ पे लिखा हुआ है वोट नहीं होता, वाट होता है, वाट। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई हमारी टीम से, वी वुड करेक्ट इट। यहाँ पे सही आंसर है एक हॉर्स पावर में कितने वोट के बराबर होती है? यह सही आंसर है 798 वोट। वोट ही लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे वाट नहीं लिखा। वोट अलग चीज़ है, वाट अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा अभी सेंसेस में रखते हैं, इसको दोबारा एनालाइज किया जाएगा। अगला प्रश्न अपना है 20 नंबर का प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सा तापमान सूर्य के तापमान के आसपास है? दोस्तों ये तापमान जो है ना सबसे ज़्यादा वाला 6000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस नहीं, 6000, वो सूर्य के तापमान के आसपास है। आसपास ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर्य का तापमान किसी माइकल लाल ने अभी तक नापा नहीं, किसी का दम नहीं है, नाप ही नहीं सकते। न अमेरिका नाप सकता है, ना भारत नाप सकता है, इतना ज़्यादा तापमान वहाँ का है। तो ये अनुमान है बेसिकली, ये भी मान सकते हैं, बी भी आंसर हो सकता है, डी भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डी दे रखा है तो अपन डी को मान लेते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर समाप्त हुआ। आपको ये कैसा लगा? डेली प्रैक्टिस आपकी होगी, और डेली यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल साइंस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। मात्र 10 मिनट की प्रैक्टिस से परीक्षा में जीएस के सभी प्रश्न हल होने की गारंटी। हमारी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है। अध्ययन करने का एक नया तरीका यह है www.dsguruji.com।